हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग का डे 30। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस आपके कराता हूँ वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्यूज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स क्या है और ये किस तरह से कह रहा था। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है फ्रेंड्स कि एक ओ है जो केंद्र है त्रिभुज का, और आगे ये बोल रहा है कि ए बी जो है इसका व्यास दिया गया। तो सबसे मैं फिगर बना लेता हूँ कि हमारा जो फिगर होगा वो किस तरह से होगा। तो मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स एक हमारा वृत्त हो जाता है, ठीक है, और ये इसका मान लेते हैं व्यास है। ए और बी इसका व्यास हो गया, केंद्रक ओ होता है। उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि डी सी जो इसकी जीवा है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि डी सी जो है वो ए बी के समानांतर है, यानी जो ए सी है ए बी के समानांतर डी सी हमारा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के समानांतर डी सी हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके पास ये दिया है कि बी ए सी की वैल्यू जो दी गई है वो 20 डिग्री के बराबर है, यानी कि बी ए सी ये वैल्यू जो दी गई थी वो 20 डिग्री के बराबर था। क्लियर फ्रेंड्स, ये 20 डिग्री के बराबर था। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ए डी सी का वैल्यू क्या होगा, ए डी सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल सा हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक ये डॉट लाइन बना लो। ऐसा करने से क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जब त्रिभुज के अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त पे बना ये कोड जो होगा 90 डिग्री का कोड बनेगा, ठीक है। ये कोड 90 डिग्री है, लेकिन ये डायरेक्ट आप कोड 90 डिग्री नहीं बना सकते थे। तो जब हमारा ये 90 डिग्री है और आपको ये पता है फ्रेंड्स जब ये समानांतर हो और एक दूसरे को काटते हुए लाइन क्रॉस करते हो, तो ये कोड जो होगा, ये कोड और ये कोड एक दूसरे के बराबर होगा। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि जब ये कोड एक जो ये दूसरे बराबर है और इन दोनों का बेस सेम है, तो ये कोड भी हमारा 20 डिग्री का होगा। अब आप बताओ फ्रेंड्स, एक ही कोड पे जब दो कोड 120 20 और 20 हो जाते हैं, अब मैं बोलूँ कि ये 90 डिग्री था और ये आपका 20 डिग्री हो गया, तो कह सकते हैं कि 90 और प्लस 20 कितना होगा, 110 डिग्री हो कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 110 डिग्री। जिन लोगों ने 110 डिग्री किया था तो करेक्ट होगा, बाकी लोगों ने 70 डिग्री को आंसर कर रहे थे तो वो गलत था, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप करेंगे 110 डिग्री। और आप ऑप्शंस पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया, यहाँ पे 110 दो बार दिया गया था, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस के बारे में। क्लियर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का मान -7 दिया गया, बी बराबर 5 दिया गया और सी बराबर 2 के बराबर है। तो आपसे पूछा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आप कर सकते हो कि क्या डायरेक्ट की ए क्यू प्लस बी क्यू ये जो आप दिख रहे हैं सभी का मान पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। अगर मान के चलिए कि अगर एक ही जगह पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा वैल्यू होता, ठीक है, 7 होगा तो 7 का क्यूब आसानी से आप कर सकते हो, 5 का क्यूब कर सकते हो, 2 का क्यूब कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू को ज़्यादा दिया बढ़ा के दिया होगा तो वहाँ पे क्यूब करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उस तरीके को हमेशा याद रखिएगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर सको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जब भी आपके पास a बराबर -7 दिया गया, b बराबर 5 दिया गया और c बराबर 2 के बराबर है, और आपसे पूछा क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको ये बोलूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये चेक करो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है कि नहीं, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को 3abc के बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बार चेक करके देख लो, -7 और प्लस में 5 प्लस में 2, यानी कि +7 -7 खत्म 0 के बराबर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों का यानी कि इस इतने की वैल्यू को बराबर में 3abc पे निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3, ए का मान -7, बी का मान 5 और सी का मान 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 5 दूना 10, 10 30 और 30 गुने -7 यानी कि आपका हो जाएगा माइनस में 210। अब बताइए कोई दिक्कत हुआ? अगर आप क्यूब करते भी तो थोड़ा सा इसको आप टाइम लगाते हैं कि 7 का क्यूब करो, और अगर आप 7 का क्यूब भूल भी जाते हो तो 7 का क्यूब ऐसे भूल तो नहीं सकते क्योंकि छोटा है। तो फिलहाल कुल मिलाकर ये कहूँगा कि बस आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 25 के पावर में x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और आगे क्या दिया गया फ्रेंड्स कि 3 के पावर 4x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो बराबर है फ्रेंड्स 1/27 के, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि x और y का बराबर क्या होगा, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसको तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, राइट साइड में हमारा 1 है, लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं कि 25 के पावर में x प्लस वाई और राइट साइड में आप 25 के पावर 0 कर दो तो कोई दिक्कत होगा,
क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर 1 आता है। इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप नीचे देखिए यहाँ पर भी 25 था, तो दोनों का बेस अगर सेम होगा तो हम लोग पावर भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से किया गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे सिंपली से ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 के पावर 4x प्लस वाई जो दिया गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3/3 के पावर 3, 27 का 3 बटे में लिख सकते हैं 3 के पावर 3। और उसके बाद हम ये फिर से लिख सकते हैं कि पावर में 4x प्लस वाई, और ये जस्ट ऊपर हम भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद हम यहाँ के क्या दोनों का जो बेस आप देखते हैं इक्वल बेस है, तो हम पावर भी इक्वल कर लेंगे। तो 4y इक्वल टू -3 के बराबर हो जाता है। इतना तो क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आप दोनों तरफ y की वैल्यू को बराबर कर लो, यानी कि y इक्वल टू -x के बराबर ही हो जाएगा, और y इक्वल टू -3 इक्वल टू में -4, इस तरह से हो जाएगा। दोनों का हम x की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को बराबर y की बराबर करेंगे तो -x, और इतना के जगह पे -3 और -x लिख सकते हैं। -x को यहीं छोड़ता हूँ और राइट साइड का उठा करके इधर लाता हूँ, जो कि ये प्लस में हो जाएगा, और आपका ये माइनस में 3। तो कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू -3, और x की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर आएगा। x की वैल्यू -1 के बराबर, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर y की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, -1 यहाँ पे रखेंगे तो y की जो वैल्यू होगी वो +1 हो जाता है। और हमसे पूछा क्वेश्चन में गया था x y की वैल्यू, तो -1 और +1 को जोड़ोगे तो क्या, गुना करोगे तो क्या होगा, -1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा -1। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड्स, यदि D और E तथा E और H के औसत के मध्य अंतर जो है वो 19 के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि D और E क्या औसत, ठीक है फ्रेंड्स, D और E का औसत का मतलब ये हो सकता है दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड, औसत दोनों कुल योग और बटा में टोटल संख्या, तो 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि इतना और E और H का औसत, E और H का औसत का जो अंतर दिया गया वो 19 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। बस सिंपल सा करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, दोनों का एल से मैंने दो लिया, और यहाँ पे डी और ई, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस में ही हो जाएगा, और माइनस से प्लस, माइनस में हो जाता है एच, बराबर में 19 के बराबर। यहाँ से देखिए प्लस और माइनस में एच खत्म, ई खत्म हो जाएगा, तो डी माइनस एच बटे में 2 बराबर 19 के बराबर आता है। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी माइनस एच बराबर 38। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, लास्ट में पूछा क्या गया था, पूछा यह गया था कि डी तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा। D और H के मध्य अंतर जो होगा वो 38 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि 38 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 10,400 रुपये है। एक दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी गई होती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने कल की वीडियो को देखा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था, लेकिन फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया था फ्रेंड्स, आपको अगर वो फार्मूला याद हो तो बहुत ईजिली कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, सीपी बटे में मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको ये बताया था फ्रेंड्स कि क्रॉस में देखिए कि मार्केट प्राइस है तो डिस्काउंट परसेंट, यानी कि इसके जस्ट क्रॉस में 100 माइनस जो कि डिस्काउंट परसेंट, और नीचे में आपका इसके क्रॉस में आप लिखोगे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, हमेशा काम आने वाला है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सीपी नहीं दिया गया, तो सीपी के जगह पे हम सीपी को लिख देता हूँ। ठीक है, मार्केट प्राइस हमारे पास पता है फ्रेंड्स 10,400 रुपये। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्काउंट लिखते हैं, यानी कि कितना छूट दे रहा था 20%, तो लिख सकते हैं कि 80, और नीचे आप देखिए प्रॉफिट कितना, तो 30% का, यानी कि 130। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 खत्म। और देखिए फ्रेंड्स 18 कितना है, 13 से जो घटाएंगे तो 13 7 91, 13 8 होता है। ठीक है, 13 यानी कि 800 होगा। और अगर आप सीपी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस में 8 8 64, यानी कि 6400 रुपये हमारा जो कि सीपी हो जाता है। यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 6400 रुपये के बराबर है। अब मैं आपको ये पूछता हूँ, अब आप ये बताइए कि उसने 6400 रुपये में खरीदा, बिना किसी छूट के वो इतना रुपये अंकित करके इसी पे बेच देता है, तो कितना प्रॉफिट होता है। तो आप कहोगे कि प्रॉफिट उसको कितना होगा, डायरेक्ट उसने इतना रुपये में खरीदा था 6400 रुपये में, और उस पर अंकित मूल्य करके कितना किया, तो 10,400 रुपये, और इतना ही पे बेच देता, ना कि कोई छूट देने के बाद, कोई भी छूट नहीं देता। तो यही क्वेश्चन में पूछा रहा है कि कितना छूट, यदि कोई छूट ना दिया जाए तो कितना लाभ होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे कि कितना हमें जो कि प्रॉफिट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको घटाते हैं तो 0 0
और ये आपका 0 और यहाँ पे 4, यानी कि 4,000 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट हो गया तो हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉफिट परसेंट निकाला है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि प्रॉफिट और बटे में, चूँकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू था यानी कि 6400 रुपये, और यहाँ पे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो यहाँ से देखिए 00 से 00 इसको मैंने ये कटा दिया, तो एक्चुअली हमारे पास बचा कितना, तो 40 में ऊपर लिख देता हूँ और 00 लिख देता हूँ नीचे 64। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फ्रेंड्स 8 पजे 40 और 8 ही 8 64। ठीक है, इसको मैं 4 से कटाता हूँ, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। तो ये कह सकते हैं कि 25 पंजे 125 बटे 2, तो आप इसको लिख सकते हो कितना लिख सकते हैं 62.5%। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपके सामने कि दीवार को पूरा करने में एक्स जो है वो वाई से 20% अधिक समय लेता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रेशियो के थ्रू इसको बताता हूँ कैसे इसको करना है। मैं मान लेता हूँ ये एक्स है और ये आपका वाई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो 20% अधिक समय लेता है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि वाई कोई कार्य को 100 दिन में करता होगा तो ये इस कार्य को 120 दिन में कर रहा होगा, तभी तो 20% ज़्यादा ले रहा है। अब यहाँ से इसको हम छोटा कर लेते हैं, यानी कि फ्रेंड्स 20 से अगर कटाते हैं तो 20 छक्के 20 से और 20 पंजे 100। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे मिल करके उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि 11 का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। 11 का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पूछा कि वाई अकेले उस कार्य को कितना करेगा। तो आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लो कि 5 11 25 55 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 55 जो कि 55 दिन में वो दीवार को कंप्लीट करेगा अकेले वाई। ठीक है, अगर एक्स पूछता है तो आप डायरेक्ट इसको गुणा कर देते इसमें। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान साधारण दर से वो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। आप समय निकाल रहे हो तो एक्चुअली समय जो होगा हमारा जो पूछ रहा है वो समय बराबर हम लिख सकते हैं कि n2 माइनस में 1 और बटा में n1 माइनस में 1। अब ये n2 और n1 क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे t आप लिखोगे जो t दिया गया। ठीक है, n2 का मतलब जो बाद में गुना हो रहा है उसको -1 करोगे, और सबसे पहले n1 का मतलब जो पहले गुना दिया गया था वो। तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे। n2 का मतलब फ्रेंड्स बाद में देखिए क्वेश्चंस कह रहा था कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 - 1 करेंगे तो कितना लिख सकते 4 लिख सकते हैं। और नीचे हम लिख सकते हैं क्या n1, यानी कि पहले कितना गुना होता 2 गुनी हो जाती थी, यानी कि 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1, और आपका टाइम जो दिया गया था वो 15, तो 15 चौका 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से करेंगे, और ये फार्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमेशा आपको देखने को मिलता रहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 दिया गया और हमसे इतना का वैल्यू पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, माइनस 4x को इसके साथ लिखता हूँ, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस 5 दिया गया, इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, यानी कि ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना होगा 2x 2ab, तो 2a और इसमें एक और 2 जोड़ा गया, तो यानी कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा मैंने कैसे किया कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab यानी कि इस फॉर्म में लिखा गया ना ये 2ab, तो 2ab तो हो गया, 2 हो गया, a आपका इसमें से हो गया b, यानी कि b का मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, इस तरह से तोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं 4y स्क्वायर को ज्यों कहते हैं लिखता हूँ, क्योंकि इसके साथ और कुछ भी नहीं है, 4y के साथ y की वैल्यू में कोई कुछ भी नहीं दिया गया, इतना छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग जेड स्क्वायर को लिखते हैं। जेड स्क्वायर के लिए एक -2z दिया गया, तो इसको भी इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी कि फ्रेंड्स 2ab यानी कि 2z लिखा गया, तो कह सकते हैं कि 2ab इसमें 1 इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 5 दिया गया, तो 4 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, 5 बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो राइट साइड में आपका 0 के बराबर, इसमें कोई दिक्कत मैंने नहीं किया, बस इसको सजा करके लिखा है, 5 को 2 बार तोड़ करके लिखा है। यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यानी कि 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 5 यहीं पे तो था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि 2y का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आप इसको भी लिख सकते हैं कि z - 1 का होल स्क्वायर, बराबर में 0 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस फॉर्म में आता है तो x माइनस टू के बराबर 0 करोगे तो ये क्या होगा, x माइनस टू के बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है। उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे 2y की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू जो कि 0 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर भी वही करेंगे, z माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर करते हैं तो z इक्वल टू 1। अब बस काम खत्म हो गया, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमसे पूछा गया था। यानी y के पावर 15 करेंगे तो वो तो 0 के बराबर ही होगा। यहाँ पे अगर x के 5 पावर करेंगे तो फ्रेंड्स x के पावर 2 और 2 के पावर 5 आप बताए ना कितना होता है। z के पावर 14 करेंगे तो यानी कि 1 के पावर 14 और 1 के पावर 14 करो या फिर 50 करो या फिर 1 लाख करो, उसके मतलब कोई नहीं होता, वो एक ही होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 0 प्लस 2 के पावर 5 यानी कि 32, 32 में 0 जोड़ोगे तो 32 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 32। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि a b से 50% अधिक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो a है फ्रेंड्स वो क्या, ध्यान से पढ़िएगा, a जो है वो b से 50% अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि b अगर 100 रुपया है b के पास तो a के पास 150 रुपया होगा, 50% अधिक यानी कि इससे जस्ट आधा अधिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है, तो b जो है फ्रेंड्स वो a का जस्ट हम कह सकते हैं कि a का x% है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, यानी कि 5 अगर इसको 50 से कटाते हो 50 दिया 50 दूना, तो इसको करेंगे तो 200 बट्टे में 3। ठीक है, बराबर में x, तो ये लिख सकते हो कि x की जो वैल्यू होगी वो फ्रेंड्स इसको कटाओगे तो कितना होगा, 66.66 करीब करीब जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी हम लोगों ने कैसे किया है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्स में आपके हर क्वेश्चन ही टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं जिनको सभी लोग करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको गिने चुने लोग ही कर पाते हैं, और आपको उन सभी में से बनना है कि जो गिने चुने में भी आना है और सब लोग जो क्वेश्चंस करें उसको भी करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजय किसी कार्य को फ्रेंड्स जो कि 8 घंटे में कर सकता है, विजय और पुनीत मिलकर के उस कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं, और पुनीत और सचिन मिलकर के उस कार्य को 4 घंटे में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सचिन अकेला उस कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो वी है यानी कि विजय हो कार्य को फ्रेंड्स कितने दिन में, 8 घंटे में कंप्लीट करता है, ये तो क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि विजय के साथ अगर फ्रेंड्स पुनीत मिलकर के कार्य करता है तो वो दोनों मिलकर के इस कार्य को 6 दिन में 6 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, और 8 दिया 24 और 6 चौका 24। तो इन दोनों का इफिशियंसी निकल गया। मैं आपको बोलूँ फ्रेंड्स यहाँ से आप पुनीत का निकालो कि पुनीत अकेले उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैं बोलूँ कि अगर आप इस दोनों में से इसको घटा लोगे तो वी से वी कटेगा, नहीं विजय विजय कटेगा, तो पुनीत आपका निकल जाएगा। तो पुनीत अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल आपका वर्क और इनकी इफिशियंसी से घटा देंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि कह सकते हैं कि पुनीत जो होगा वो अकेले उस 24 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फ्रेंड्स कि सचिन करता है, तो आगे क्वेश्चन ये दिया गया कि पुनीत और सचिन मिलकर के उस कार्य को फ्रेंड्स कितने दिन में करते हैं। तो पुनीत और सचिन मिलकर के उस कार्य को अकेले जो कि वो दोनों मिलकर के 4 घंटे में कंप्लीट करते हैं। अब आप बताओ कि 4 और 24 का एलसीएम कितना ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पुनीत को एक बार में जाएगा इसकी इफिशियंसी, और इसका निकालेंगे तो ये 6 बार में इनकी इफिशियंसी हो जाता है। अब हमें सचिन निकालना है, तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे घटाया था इस तरह से यहाँ पे भी घटा सकते हैं, यानी कि पी और एस में से पी को घटा देंगे तो पुनीत पुनीत खत्म हो जाएगा, सचिन निकल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि फिर सचिन जो होगा, सचिन अकेला करेगा कितने घंटे में, तो सचिन अकेला उस कार्य को टोटल वर्क और इनकी इफिशियंसी यानी कि 6 में से हम 1 घटा देंगे तो 5, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 24/5 जो घंटे होगा उस घंटे में अकेले सचिन उस कार्य को कर सकता है। तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मैंने कैसे कैसे किया है। क्लियर, आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा को जो कि 6% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे आसान क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने कोई भी डिस्कस नहीं किया था। इसके लिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया था फ्रेंड्स, एक बार मैंने आपको बोला था कि एक टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आया हुआ था जो शशि राठौड़ जी ने भेजा था, हाँ मुझे याद है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन से उसी में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको फार्मूला ये दिया था कि 2x + x² बटे में 100। अगर बढ़ाया जाता है तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन अगर घटाया जाता है तो 2x - x² बटे में 100 लिखते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक वर्ग की भुजा को 6% बढ़ाया जाता है, यानी कि हमें इस फॉर्मूले के थ्रू चलना होगा। तो 2 × 6 और प्लस में 6 × 6 बटे में 100। बताइए, बहुत ईजिली है कि नहीं, काम खत्म हो गया, आंसर आपका आ भी गया। 6 दूना 12 और फ्रेंड्स 12 और 6 का 36।
ठीक है, 36/100 इसको कह सकते हो, यानी कि 12.66 इसका राइट आंसर आ जाता है। क्लियर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम हो रही है बिहार एसआई मेंस के लिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। कोई भी लाइटर जो कि आग नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं कि एक लाइटर है, कोई भी लाइटर फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे एक लाइटर है, कोई भी लाइटर आग नहीं होता, यानी कि इन दोनों बीच कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये आपका आग हो गया और ये आपका लाइटर था, इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं होता। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी माचिस लाइटर है, यानी फ्रेंड्स जो सभी माचिस थे, यानी कि मैं इसके अंदर मान लेता हूँ कि जो सभी माचिस थे वो लाइटर के अंदर आते हैं। क्लियर, हमारा कथन तो कंप्लीट हुआ। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी आग माचिस नहीं होता है। तो कोई भी आग माचिस नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि सभी माचिस आग होता है। अब बताओ फ्रेंड्स कि सभी माचिस आग, यहाँ पे इन दोनों के सब संबंध ही नहीं था, तो कैसे करेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो कि सेकंड जो कथन निष्कर्ष है वो गलत है, इसलिए कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 14, 14, 21, 42, 105 देकर हमसे पूछा गया कि लास्ट में क्या होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि 14, 14 दिया गया, उसके बाद फ्रेंड्स कितना दिया गया, 21 दिया गया, 42 दिया गया और उसके बाद 105 है, और हमसे पूछा कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। कैसे करेंगे इस पैटर्न को, तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पे वो बाकी पैटर्न से थोड़ा सा अलग किया गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए दो पैटर्न को उठाया गया, इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए और इसको उठा लीजिए। यानी कि फ्रेंड्स पहले वाले में 1 से गुना किया गया तो ये आपका 14 एकम 14, इसमें आप 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42। तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि 105 में 3 से गुना करेंगे तो 315, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 315 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझिए, पैटर्न किस तरह से किया गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप इन दोनों को ऐड करो। पहले फ्रेंड्स 36 और 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 36 और 6 42 होता है, और 42 में से आप इसको घटा लो, यानी कि पहले वाले दोनों को जोड़ना है और उसके बाद बीच वाले को घटा देना है। तो 36 में से 6 जोड़ेंगे तो 42, 42 में से 24 घटाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है कि 18 आपका आ जाता है। क्लियर, उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि 64 और 8 को जोड़ोगे तो 72 आता है, और 72 में से 48 को घटाओगे तो 24 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करते हैं फ्रेंड्स कि जो कि 49 और 7 जो कि कितना होगा 56, और 56 में से आप 35 हटाओगे तो बताइए कितना आता है, 1 और यहाँ पे 2, 21 बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे कैसे किया गया। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा गया है कि आपके पास बताना तमिल और तेलुगु बोलने वाले संख्या कितनी है। तमिल और तेलुगु बोलने वालों की संख्या कितनी है हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तेलुगु ये बोल सकता है, तमिल ये बोल सकता है। तो नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि 35 + 24 तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये दोनों मिलकर बोल सकते हैं, तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, तो 12 भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये तीनों लैंग्वेज बोलती हैं, यानी कि जो बीच में आ रहा है वो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो हो सकता है जब तीनों लैंग्वेज बोले तो तेलुगु भी बोल रहा है, तमिल तो बोल ही रहा होगा, तो ये कह सकते हैं कि हम इसको भी ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे आप देखिए ये 13 जो होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट इसके अंतर्गत है, क्योंकि अंग्रेजी और तेलुगु दोनों बोलते हैं, तो तेलुगु तो ये बोल ही रहा है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स तमिल और ये अंग्रेजी, यानी कि 19 जो होगा वो तमिल और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं तमिल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने टोटल देख लिया कि कितने हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी को आप ऐड कर लो। आप इन सभी को ऐड करोगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा 112। आप इसको ऐड करके देख लीजिए, 112 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 27 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला है, और हमसे क्वेश्चन में तेलुगु और तमिल दोनों के लिए पूछा गया था, तो हम जो भी यहाँ पे डिजिट लिए हैं वो दोनों बोलने वालों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q जो है वो P के पूरब में स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो Q है तो मैं आपको बताता हूँ, ये Q हो गया, Q जो है वो P के पूरब में स्थित है, तो P के पूरब यानी कि P यहाँ पे होगा, इसके जस्ट पूरब में आपका ये Q पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से खड़े होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि
आर जो है वो पी के दक्षिण में है, आर जो है वो पी के दक्षिण यानी कि इसके नीचे जो है वो आर होगा यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये तो हो गया दक्षिण में स्थित है, एस जो है वो पी के उत्तर में है, एस जो पी है उत्तर के पी के उत्तर में यहाँ पे होगा, ये इस तरह से हो गया। अब ये आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एस जो है वो क्यू की किस दिशा में है, एस जो है वो क्यू के किस दिशा में, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँ कि अगर आप मैप के थ्रू देखो तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, यानी कि आपका इधर पूरब इधर पश्चिम। तो ये आपके इधर पड़ रहा है, ये आप बोलोगे कि ये उत्तर और पश्चिम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर और पश्चिम के अंतर्गत जो कि आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही होगा। तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि आज के आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक जरूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने 30 पार्ट कंप्लीट किया। आई होप कि अब तक आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, सारे पार्ट्स को देख लेते हैं, तो आपका बहुत ही मैथ्स जो कि अच्छे लेवल पे हो जाएगा और एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अब हम लोग मॉक टेस्ट को थोड़ा रोक देते हैं और उसके बाद हम लोग जो कि एक एक चैप्टर को क्लियर करते हैं। जी ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बीजगणित यानी कि अलजेब्रा को कंप्लीट किया था, उस तरह से अलग अलग जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको लेकर के थोड़ा दिन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।